तो पिछले क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था समुच्चयों का सम्मेलन समुच्चयों का सम्मेलन सम्मेलन जिसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स भी कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। और हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई दो समुच्चयों का सम्मेलन होता है तो उससे एक ऐसा समुच्चय बन के आता है जिसके अव्यय ए में भी हो या बी में हो। क्या होगा यहाँ पे जो शब्दों का इस्तेमाल और नहीं होगा, और कीजिएगा तो वो हो जाएगा, सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग फरीद जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे हो? बस सही। गुड इवनिंग सुधीर एंड सुनील। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग कैसे हो? दूसरे को। हाँ बस भाई, अपना बताओ। मस्त है। और सुनील भाई की तबीयत कैसी? अच्छी है भाई, आप लोग की दुआ है। चलो ठीक है। क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई थी क्या? हाँ, सुनील भाई की तबीयत खराब है थोड़ा। क्या क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, फीवर था भैया। फीवर हो गया था? कैसे? हाँ। कोरोना वोरोना तो नहीं था ना? नहीं भैया। जब हम लोग सर्वनिष्ठ की बात करते हैं तो उससे एक ऐसा समुच्चय बन के आता है जिसके अव्यय ए में भी हो और बी में भी हो। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पिछले कक्षा में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे समुच्चयों का अंतर। यस भैया। समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है। यस भैया। इसको कहेंगे डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए, जब दो समुच्चय होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसकी परिभाषा इस प्रकार से होती है कि उसमें सिर्फ वही अवयव रहेंगे जो ए का हिस्सा हो पर बी का हिस्सा ना हो। ऐसे लिख लीजिए इसको, ए में हो और बी में ना हो, डज नॉट बिलोंग टू बी। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए ए में है 1 2 3 4, ठीक है, और बी में है 3 4 और 3 4 5 6 मान लीजिए। चलिए और भी थोड़ा उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी का अंतर क्या होगा, तो आप उसमें बस वही अवयव बताएंगे जो कि ए में है पर बी में नहीं है। यस भैया। तो क्या क्या होगा बताइए जरा देख के अच्छे से। 1 2 5 6। नहीं नहीं, नहीं बस 1 2 होगा। हाँ। यही तो गड़बड़ कर देते हैं लोग यहाँ पे। देखिए इसमें वही होंगे जो ए में है और बी में नहीं है। तो ए में जो है और बी में नहीं है वो 1 2 है। 1 2 5 6 तो ए में भी नहीं है। ठीक है, 5 6 तो ए में भी नहीं है। तो ऐसे अवयव जो ए का हिस्सा हो पर बी का हिस्सा ना हो वो होगा आपका a माइनस बी, या ऐसा कह लीजिए ए और बी का अंतर। ठीक है। वेन आरेख में अगर इसको हम दर्शाएं, वेन आरेख में अगर हम इसको दर्शाएं तो मान लीजिए कि ये जो समुच्चय है वो ए का गोला है, ये बी का गोला है, और मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक आयात है जो कि सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाता है। तो ये जो है एरिया ना जिसको मैं शेड कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम लोग कहेंगे a माइनस बी। ध्यान से, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए इन अवयवों को मैं यहाँ लिख दूं तो कैसे कैसे लिखूंगा, आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि 1 और 2 को यहाँ लिखना होगा, 3 और 4 को यहाँ लिखना होगा, और 5 और 6 को ऐसे लिखना होगा। तभी तो 1 2 3 4 ए का हिस्सा बनेंगे और 3 4 5 6 बी का हिस्सा बनेंगे, है ना। तो ऐसे कौन से अवयव हैं जो सिर्फ ए में हैं और बी में नहीं है? तो आप बोलोगे 1 और 2 ही ऐसे अवयव हैं। These are the only two elements, 1 and 2। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसको ना बाद में हम लोग जब पूरक पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में एक बार और चर्चा करूंगा। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि b माइनस ए क्या होगा, तो आप बोलोगे अरे b माइनस ए वो समुच्चय होंगे
जो कि बी का हिस्सा है और ए का हिस्सा नहीं है। नहीं है, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया, बिल्कुल सही। तो थोड़ा दिमाग लगा के बताइए कि अगर मैं वेन का आरेख बनाऊं इसके लिए तो कौन सा क्षेत्र में दर्शाऊंगा बी माइनस ए के लिए? ये बी वाले में से। बी वाले में, बहुत बिल्कुल सही, सही पकड़ा आपने। तो आपका जो क्षेत्र हो जाएगा बी माइनस ए का वो हो जाएगा ये क्षेत्र, ठीक है। अब यही उदाहरण जो मैंने लिया था पहले भी, उसी उदाहरण को वापस से लेते हैं और आप बताइए जरा कि उस उदाहरण के तौर पे हमारा बी माइनस ए क्या निकल के आएगा? 5 और 6। हाँ 5 5 और 6, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो वो अवयव जो बी का हिस्सा है और ए का हिस्सा नहीं है, तो 5 और 6 ही ऐसे अवयव है। तो आपका जवाब Yes, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब आगे चल के आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज, जैसे यहाँ पे जो a माइनस बी जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a में से a इंटरसेक्शन b, या ऐसा कह लीजिए समुच्चय a से अगर आप a सर्वनिष्ठ b को घटा दें तब आपको a माइनस बी मिलेगा, जो कि देखने में काफी जाहिर सी बात लग रही होगी आपको, क्योंकि a तो पूरा गोला है ना, और a सर्वनिष्ठ वाला गोला बीच वाला है जो कि ऐसा वाला हिस्सा है ना। तो ये वाला हिस्सा अगर हट जाए a से तो आप बोलेंगे कि अरे तो a माइनस बी बच गया। तो कभी कभी ना एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा संक्रिया a माइनस ए इंटरसेक्शन b दर्शाता है। तो आप अगर ये देखेंगे तो इसको मार्क कर दीजिए। ये वाला चीज बुझा है आप लोगों को? समझ में आया है ना? अच्छा ठीक। उसी प्रकार से जरा थोड़ा बताइएगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं, यही वाला चीज दिमाग में रख कर बोलिएगा। तो बी माइनस ए को और कैसे लिखा जा सकता है? बी इंटरसेक्शन है, हाँ, मतलब बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यस यस, बहुत सही, बहुत सही जवाब, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी से बी निकाल दिया, ऐसे बोल सकता हूँ, ये भी तो बोल सकता हूँ। ए यूनियन बी से ए यूनियन बी क्या हो गया? ए यूनियन बी तो ये पूरा एरिया हो गया आपका। देखिए मैं शेड करके दिखाता हूँ, ये पूरा एरिया हो गया, ठीक है। इसमें से अगर आप एक बी को हटा दीजिए पूरा, अगर बी को अगर आप हटा देंगे तो देखिए मैं मिटा रहा हूँ। क्या दिख रहा है आपको? हाँ, ए माइनस बी दिख रहा है। इसको कंप्लीट कर देता हूँ, दिख रहा है। उसी हिसाब से आपको एक दूसरा भी आपको एक मैंने रूपांतर दे दिया इस चीज का। तो एक ये है, एक ये है, एक आगे में आगे चल के दूंगा। उसी प्रकार से b माइनस ए का बताइए तो एक और स्वरूप क्या हो सकता है? a यूनियन b से a को हटा दीजिए, ये भी बन गया, ठीक है। तो ये सब चीज भी ना आपको थोड़ा सोचते रहना पड़ेगा, ये आपको डायरेक्टली किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। किताब में आपको जो आपको उस चीज को समझने के लिए जरूरी है वो मिलेगा, उसका विश्लेषण जो है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। आपको दिमाग लाना पड़ेगा कि अच्छा इससे भी लिखा जा सकता है a माइनस बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है b माइनस ए, ठीक है। Yes, भैया। सब चीजों को हम लोग दिमाग में रखेंगे। आखिरी चीज जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो है समुच्चय का पूरक। इसके बारे में बात किए थे क्या, समुच्चय का पूरक? हाँ शायद किए थे ना, ऐसा मुझे ऐसे आभास हो रहा है कि हमने किया था। समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फरीद भाई ये था क्या? जरा देखिएगा, फरीद भाई है क्या? हाँ भैया, किए थे क्या पूरक? समुच्चय का पूरक किए थे? जरा चेक कीजिए तो अपना नोटबुक लास्ट में किए थे ना समुच्चय पूरक। भैया, मुझे भी लग रहा है कि लास्ट में किए थे हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको फिर से कर देते हैं। बहुत छोटा सा चीज है, समुच्चय का पूरक, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। और हम ये भी शायद बताए थे आपको कि कॉम्प्लीमेंट में जो आप स्पेलिंग लिखेंगे वो LE के साथ होगा। यस भैया, ठीक है। आई के साथ क्या हो जाएगा? आई के साथ जब आप लिखेंगे तो उसका मतलब ये है कि किसी की तारीफ करना, ठीक है। तो समुच्चय मान लीजिए ए है, उसका जो पूरक है उसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, एक के ऊपर या एक डंडा मार दीजिए या एक के ऊपर छोटा सा एक सी लिख दीजिए, राइट। सी काहे लिखते हैं?
बी का ही नहीं लिखते हैं, के का ही नहीं लिखते हैं, सी फॉर एलसीएस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सी से स्टार्ट होता है ना, इसीलिए हम लोग सी लिखते हैं। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या होती है? चलो ये तो आपने दर्शा दिया। इसकी परिभाषा होती है ए के पूरक में वैसे अवयव होंगे जो कि सार्वत्रिक समुच्चय में होंगे और ए में नहीं होंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैंने आपको दिया कि एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 है। ठीक है, हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा कि बिना सार्वत्रिक समुच्चय के पूरक समुच्चय का कोई अस्तित्व नहीं होता है। पूरक का अस्तित्व तभी आएगा जब आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया हो, या तो आप सार्वत्रिक समुच्चय खुद से खोज के लिख लीजिए। कैसे खोज के लिखिएगा? बहुत सारे समुच्चय दिए होंगे, सबका आप सम्मिलन कर दीजिए, वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय बन गया। तो जैसे मान लीजिए इसमें मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरक क्या होगा, तो आप बोलेंगे अच्छा ए तो मैंने दिया ही नहीं था ए भी दे देता हूँ, 2 है 3, मान लीजिए ए 2 3 है, तो क्या लिखिएगा ए का पूरक? 1 4 5। नाम में देखिए, नाम में देखिए पूरक शब्द छुपा हुआ है। पूरक मतलब कि उसको अगर आप ए में सम्मिलित कर दीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा सार्वत्रिक सेट मिल जाएगा, पूरा का पूरा सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाएगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपको होगा सार्वत्रिक समुच्चय, और साथ ही साथ ए और ए का पूरक का सर्वनिष्ठ हो जाएगा एक नल सेट, शून्य समुच्चय। ठीक है, क्यों शून्य हो जाएगा भैया? क्योंकि आप देख ही रहे होगे कि ए और ए के पूरक में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिल रहा है ना? इसमें तो है 2 3, इसमें है 1 4 5। कोई उभयनिष्ठ अवयव दिख रहा है आपको? कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। तो इसका जो सर्वनिष्ठ होगा अपने पूरक के साथ, वो हमेशा शून्य या रिक्त समुच्चय ही देगा। समझ में आ गया ये बात? यस भैया। तो चलिए हम लोग थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीखा है संक्रियाओं में? हम लोगों ने सीखा है सम्मिलन करना, हम लोगों ने सीखा है सर्वनिष्ठ करना, हम लोगों ने सीखा है अंतर, हम लोगों ने सीखा है पूरक बनाना। ठीक है, अब आते हैं आपके एनसीईआरटी के बुक पे। इसमें हम लोग पहले कुछ सवाल लगाएंगे। सवाल लगाए बिना मेरे हिसाब से जो कंसेप्ट है वो सेट नहीं होता। हाँ, दिमाग में सेट नहीं होता है, इसके लिए कुछ हम लोग को हाँ एक सेकेंड। सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 1.4 खोल लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें हम लोग सबसे पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। सारा नहीं करेंगे हम लोग बस 1 2 करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं तो सारा करने बैठ गए तो बस यही अध्याय जिंदगी भर पढ़ते रह जाएंगे। यस भैया। हाँ, तो चलते हैं, समझ में आ जाए मतलब फिर आगे के तो हाँ ये करते हैं। और चलिए ये करते हैं 2 और 4 को करते हैं। तो दूसरा का आंसर जल्दी जल्दी फटाफट बता दीजिए। ए यूनियन बी क्या होगा भाई? ए होगा, बी होगा, सी होगा, ई होगा, आई होगा, ओ यू होगा, यू हो गया, बस। ठीक है, ए हालांकि 2 बार हो जाएगा, पर 2 बार हम लोग कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, यस भैया। चलिए चौथा बताइए जल्दी जल्दी। ए एक प्राकृतिक संख्या है 1 से 6 के बीच, और बी भी एक प्राकृतिक संख्या है 6 से बड़ा और 10 से कम। इसका यूनियन क्या हो जाएगा? इसका यूनियन आप बोलोगे हो जाएगा 2 से लेकर 1 2 3 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। भाई 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन नहीं था। इक्वल टू होता तब हम लोग 1 को लेते।
यस भैया। तो प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से बड़ी है वो 2 से ही स्टार्ट होगी और 10 से कम है वो 9 तक ही जा पाएगी। तो 2 से लेके 9 तक सारी प्राकृतिक संख्याओं को आप यहाँ पे उल्लेख करें। यस भैया। अब चलिए बात करते हैं हम लोग दनादन क्वेश्चन नंबर 6 की। यस। यदि ए बी सी और डी ये है तो बताएं निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी का सर्वनिष्ठ बताइए। सब नहीं करेंगे हम लोग, इसको करेंगे, इसको करेंगे और चलिए इसको भी कर लेते हैं और इससे स्टार्ट किए तो उसको भी कर ही देते हैं। 3 5 7 9 11। हाँ, तो एक ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उभयनिष्ठ हैं उनको ही लिखना है। तो यस भैया। 7 है, 9 है, 11 3 5 7 9 11 बस 5 7 9 11। अच्छा जो मतलब हाँ 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 नहीं करना है, सम्मिलन नहीं यस करना भैया। है, सर्वनिष्ठ। 7 वगैरह हाँ हाँ समझ गया हाँ भैया। चलिए 8वें वाले को करते हैं। 8वें वाले को हम लोग धीरे धीरे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आए? ब्रैकेट जो संक्रिया है उसको सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो बी और डी का मुझे सम्मिलन बताइए। बी और डी का सम्मिलन बताइए। बी और डी का सम्मिलन क्या होगा? सर 11 होगा। हाँ, 7 9 11 13 15 17 होगा। 17। ठीक है। अब इसका हमें सर्वनिष्ठ निकालना है ए के साथ। तो ए का सर्वनिष्ठ क्या होगा इसके साथ? अब ए को देखिए जरा और इसको देखिए और दोनों में देखिए कि कौन कौन से उभयनिष्ठ अवयव निकल के आते हैं। 11 7 9। हाँ 11 है। बहुत बढ़िया, 7 9 11 बस यही हो गया इसका जवाब। ठीक है। अब इसको भी आप कर सकते हैं आराम से। चलिए एक बार हम लोग इसमें से 10th वाला कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 10th वाला कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए और बी का सर्वनिष्ठ, बी और सी का सम्मिलन और दोनों का सर्वनिष्ठ। तो ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या होगा भैया? हाँ, इंटरसेक्शन। ये भांजी है, देखो ये फोन मांग रही, कहते कार्टून देखेंगे अभी। बोलो। अरे अरे बाबू, कार्टून नहीं चल रहा है यहाँ पे। कितने साल बोलो। की है? कितने साल की है? ये 4 साल के है। अरे बाबू, तो मेरी बेटी भी 4 साल की है। हाँ। अच्छा, भैया जब मामा का क्लास, हाँ चलो ए ठीक और है। डी का सम्मिलन निकाला ना। हम लोग 10वां कर रहे थे क्या? अच्छा चलिए 10वां कर लेते हैं। हाँ भैया 10वां अलग कर रहे थे। हाँ 10वां करते हैं, चलिए। ए और डी का सम्मिलन, हाँ तो इसमें यस भैया। 15 है। ए और डी का 10 सम्मिलन क्या 5 होगा? 7 9 11 15 17। हाँ, ए और डी का सम्मिलन होगा आपका 3 5 7 9 11 15 17। ठीक है। ठीक है। बी और सी का निकाल लेते बी हैं। और सी का सम्मिलन क्या होगा? बी और सी का सम्मिलन होगा 7 9 11 13 15। ठीक है। 15। अब दोनों का सर्वनिष्ठ क्या होगा? सर्वनिष्ठ में मेरे को खाली दिख रहा है भैया 7 9 11 और 15। 13 11। हाँ 13 तो नहीं दिख रहा है, 13 कहाँ है? ये नहीं है। 13 नहीं नहीं है। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में हम लोग बस लिखेंगे 7, क्योंकि 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, 15 दोनों में है, तो हो जाएगा 7 9 11 15। ठीक है, बहुत आसान, मजा आ रहा है इसमें। तो आगे धनाधन बढ़ते हैं आगे। 9वां पे चलते हैं। 9वां, यस भैया। बाल काटने वाला 9वां नहीं, 9वां इसमें हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे। इसमें हम लोग जरा 10th वाले को देख लेते हैं और 12th वाले को देख लेते हैं। बाकी सब एक ही तरीके का दिया हुआ है, बार बार। डी माइनस बी। डी माइनस बी, अब इसकी परिभाषा ध्यान में रखिए। डी माइनस बी में वही अवयव आप लिखेंगे जो कि डी का हिस्सा है और बी का हिस्सा नहीं है। तो क्या लिखेगा बताइए? डी में हो 5 बी में ना हो। 5 5 नहीं होगा ना। 10 5 10 15 बस डी माइनस। ठीक है। डी माइनस बी मतलब डी में हो और बी में ना हो। तो 20 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 20 तो बी में भी है,
ठीक है, तो इसके 5 बच गया, 5 को कोई काटने वाला नहीं है, 10 को कोई काटने वाला नहीं है, 16 को कोई काटने वाला, 20 को ये काट दिया, 20 तो बच गया ये, समझ गया? भैया हाँ बोलिए। डी में होगा, बी में नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब है कि डी में है और बी में ना है, नहीं है। अच्छा, बी में है और बी में नहीं है। डी में नहीं है, में नहीं है, लिखना है तो लिख लीजिए क्योंकि मिट जाएगा। डी में है, सी में नहीं है। ठीक है, डी में आप इसमें देखिए, इसमें डी में है, 20, बी में है पर सी में नहीं है। तो 5 तो देखिए, 5 5 को कोई काट रहा है, 5 को कोई काट रहा है, नहीं काट रहा है, 10 को कोई, तो 5 5 5 होगा, और फिर 15 है, 20 है। 10 को काटने वाला है, हाँ 10 को काटने वाला है, 15 को कोई काटने वाला नहीं, 15 रहेगा, 15 रहेगा और 20 20 रहेगा। 20 भी रहेगा। तो 5, चलिए 15। इसका उत्तर हो गया 5, 15, 20। ठीक है, समझ में आ गया, आसान। तो आगे बढ़ते हैं बिना समय के विलंब किए हुए। हाँ चलिए, अब इसमें देखते हैं हम लोग 12वां वाला। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। अच्छा, अब ये है, देखिए अब एक चीज और हम हमको बता देना चाह रहे थे, असंयुक्त समुच्चय, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर देते हैं। यस भैया। असंयुक्त समुच्चय जो होता है, चलिए हम अपने बोर्ड पे चलते हैं। असंयुक्त। हाँ, असंयुक्त, असंयुक्त, संयुक्त। हाँ, असंयुक्त असंयुक्त समुच्चय मतलब डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट क्या मतलब होता है, इसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, असंयुक्त, इनमें कोई संयुक्त नहीं, मतलब अब कोई उभयनिष्ठ नहीं है। जोड़ नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब दोनों का कोई कॉमन चीज नहीं है जो दोनों को जोड़ के रखे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि पुरुष और महिला का संयुक्त क्या होगा, मतलब ऐसा कोई आदमी जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो। तो आपको मालूम ही है कि ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई दो चीज, जैसे विषम और अविषम संख्या, डिसजॉइंट हो गए। ऐसा तो नहीं है कि कोई संख्या दोनों दृष्टिकोण से देखी जाती है। कोई ऐसा संख्या है जो सम भी हो और विषम भी हो, इवन भी हो और ऑड भी हो, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है ना? तो ऐसे दो समुच्चय जिसमें कोई उभयनिष्ठ ना हो, उनको हम लोग असंयुक्त समुच्चय कहते हैं या डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। इसका मतलब है कि दोनों का जो सर्वनिष्ठ होगा वो एक शून्य अथवा रिक्त समुच्चय बन के आएगा। उदाहरण के तौर पर, सेम नहीं होगा। सेम नहीं, सेम नहीं, थोड़ा इसको मैं अच्छे समझाता हूँ, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। अच्छा हाँ। हाँ दोनों में अंक जो भी चीज होंगे अलग अलग होंगे। हाँ, अलग अलग होंगे। जैसे कि x मान लीजिए, x एक सम संख्या है। यस भैया। ठीक है, और मान लीजिए एक b सेट लेते हैं जिसमें x एक विषम संख्या है। x एक विषम संख्या है। ठीक है, अब इन दोनों का कोई पूछता है कि भैया बताइए क्या ये दोनों असंयुक्त समुच्चय है, तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो साथ ही साथ सम भी हो साथ ही साथ विषम भी हो। ठीक है, अब आइए उदाहरण देखते हैं इस सवालों के थ्रू। बताइए कि इसमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, इसमें पहला जो सवाल आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं, क्या ये सत्य है? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों में एक उभयनिष्ठ अवयव निकल के आ रहा है, 3। और हाँ, तो ये दूसरा वाला भी नहीं है। दूसरा वाला भी नहीं है, भी नहीं यस भैया। ठीक है, इसमें है तीसरा वाला है। हाँ, इसका है, ये सही है, ये वाक्य सही है। चौथा वाला भी सही है। तो इसे ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, यस भैया। अब हम लोग बात करते हैं पूरक, तो हम लोग बात कर ही लिए हैं। अच्छा, एक और चीज मैं पूरक के बारे में आपको बताना चाह रहा था, जिसको हम लोग छोड़ दिए थे पिछला चीज जो हम बताए थे। हाँ, हम लोगों ने चर्चा की थी अंतर की, है ना? अंतर वाले स्लाइड पे फिर से जाते हैं। ठीक, यस भैया। खुल जाओ। हाँ, खुल गया।
अब एक और तरीका मैं बताता हूँ, तीसरा तरीका, इसको भी आप लिख लीजिए। ए और बी के अंतर को हम लोग ए और बी के पूरक का सर्वनिष्ठ भी लिख सकते हैं। देखिए ये कैसे आता है, इसको मैं वेन के आरेख से दर्शाता हूं। मान लीजिए कि ए आपका ये समुच्चय है, ठीक है, बी है आपका ये समुच्चय, ठीक है ना। यस ए और बी का अंतर का कौन सा क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र होता है, इसको आप मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। अब यही चीज जो है ना, मैं आपको यहां से भी बना के दिखाता हूं, देखिए ध्यान से दिखिएगा, ठीक है। इसको मैं पहले मिटा देता हूं, क्योंकि आप यही डायग्राम हमको फिर से यूज करना है, यही आरेख हमको फिर से इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे चलते हैं। पहले मैं इससे आपसे पूछूं कि बी का जो पूरक है उसको दर्शाइए। यहाँ पे कैसे दर्शाइएगा बी का पूरक? देखिए पूरक मतलब उसको छोड़ के जितने भी आयात में हैं वो आपके बी के पूरक बन जाएंगे। तो आप बोलोगे कि भैया ये होगा, इसको शेड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा समझिए कि बी से आपका एक किरण निकल रहा है सूरज की तरह, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी का पूरक, ठीक है। अब बी का पूरक और ए में कौन सा पार्ट सर्वनिष्ठ हो रहा है? ध्यान से देखिए, ए के पूरक सॉरी बी के पूरक और ए में कौन सा हिस्सा सर्वनिष्ठ हो रहा है ए के साथ? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये छोटा, हाँ ये सर्वनिष्ठ हो रहा है ए के साथ, ठीक है। तो यही तो चीज था जिसको हम लोग ए और बी का अंतर कहते थे। देखिए यही वाला चीज तो है ना, सेम चीज हुआ ना। देखिए दोनों को साथ में रखते हैं, ये जो हम शेड किए थे और ये जो हम दिखाए हैं, दोनों सेम चीज हुआ कि नहीं? बैठा कि नहीं? बैठा कि नहीं? यस भैया, करेक्ट। चलिए एक उदाहरण भी देख लेते हैं, उदाहरण से भी देख लेते हैं। उदाहरण एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी चीज को समझने का। तो मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। ए मैंने लिख दिया जिसमें 1 2 3 4 है। बी मैंने लिख दिया जिसमें 3 5 और 6 है, ठीक ठीक है। यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय, ये आपका सेट ए हो गया, समुच्चय ए समुच्चय बी, ठीक ठीक है। अब इसमें मैं आपसे पूछूं ए माइनस बी बताइए तो क्या बोलिएगा? ए माइनस बी तो 6 5 6 5 फिर से याद कीजिए, ए माइनस बी में की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी? ऐसे अवयव जो ए में हो और बी में ना हो। एक लिखे, दो लिख सकते हैं, 1 2 3 हाँ तीन कैसे होगा? 4 4 4 4 एक दो, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को ना मैं अब यहां से भी यही वाला समुच्चय मैं यहां से भी निकाल के दिखाता हूँ आपको, इससे भी यही समुच्चय निकल के आएगा, दिखाते हैं कैसे कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बी का पूरक बताइए मेरे को। बी का पूरक वही, बी का पूरक मतलब ऐसे अवयव जो कि सार्वत्रिक समुच्चय का हिस्सा हो और बी का हिस्सा ना हो। मतलब कौन इसमें है और इसमें नहीं है? 1 2 4 बस 1 2 3 4 करेक्ट, ठीक है ना, हो गया। अब इससे बताइए कि इसके साथ अगर एक आप सर्वनिष्ठ कीजिएगा, इसको और एक को ध्यान से देखिए, बोलिए कि सर्वनिष्ठ में क्या क्या बन के आएगा? एक आएगा, दो आएगा, यस भैया, 4 आएगा, यस 3 तो नहीं आएगा, काहे कि 3 ए में है पर ए के पूरक बी के पूरक में नहीं है, ठीक है। आ गया वही उत्तर, सेम उत्तर आ गया आपका, ठीक है। तो ये भी जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रॉपर्टी है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए कितने चीज आपस में मिलते जा रहे हैं, कितने चीज आपस में मिलते जा रहे हैं। उसी हिसाब से यहाँ भी आप बता सकते हो कि b माइनस ए को आप b और a के पूरक का सर्वनिष्ठ भी लिख सकते हो। ये तो त्रिकोणमिति हुआ जा रहा है। त्रिकोणमिति
त्रिकोणमिति उसमें भी सब बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं। हाँ हाँ, त्रिकोणमिति में कितने सारे आपको प्रॉपर्टीज दिखेंगे ना। चलिए अलग अब अलग हम लोग अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नावली की तरफ। हम लोगों ने आज एक प्रश्नावली तो निपटा दिया, लगे हाथों। यस भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं भूल रहा था, डी मॉर्गन के नियम। डी मॉर्गन के नियम, चलिए वो डी मॉर्गन के नियम मैं आपको बता देता हूँ और उसको स्थापित भी कर देता हूँ। डी मॉर्गन का जो नियम है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर साइंस में भी करते हैं कई बार, ठीक है। तो डी मॉर्गन ने कहा था कि अगर, दो नियम उन्होंने दिए थे, बहुत महत्वपूर्ण नियम थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप ए और बी का सम्मिलन कर दें और सम्मिलन से जो उत्तर आता है उसका आप पूरक निकालें, तो ये वही बात हो जाएगी अगर आप ए का पूरक और बी का पूरक का सर्वनिष्ठ निकालें। बहुत सोच समझ के इन्होंने ये बात कही थी भाई, ठीक है। इसको मैं स्थापित भी कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। और उन्होंने एक और बात कही थी साथ ही साथ कि अगर ए और बी का आप सर्वनिष्ठ निकालें और इस सर्वनिष्ठ का जो आप पूरक निकाल दें, तो वो वही बात होगी कि आप ए के पूरक और बी के पूरक का सम्मिलन निकालें। ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत सुंदर बात कही है इन्होंने। ए और बी का सम्मिलन का पूरक ए के पूरक और बी के पूरक का सर्वनिष्ठ होगा। चलिए उदाहरण के तौर से मैं आपको दर्शा देता हूँ। चलिए मुझे आप कोई भी ए और बी बता दीजिए और एक सार्वत्रिक समुच्चय बता दीजिए। पिछला वाला एग्जाम्पल ले लें क्या? यस सर। हाँ भी चलिए पिछला वाला एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6। ए में बताइए आप क्या रखना चाहते हैं, आपका चॉइस रहेगा। चलिए ए और बी में बताइए आप क्या क्या रखना चाहते हैं। 3 4 5। 3 4 5। चलिए बी में क्या रखना चाहते हैं? 1 2 1 2। 6 कहाँ गया? 6 भी तो आना जरूरी है क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय है, तो किसी न किसी में तो 1 2 6 रख लीजिए। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या दिया हुआ है। ए और बी का अगर हम सम्मिलन करें, ए और बी का अगर हम सम्मिलन करें तो आपको दिखेगा कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं, ठीक है। अब इसका मैं पूरक पूछूं आपसे तो आप क्या बोलोगे? ऐसा अवयव जो कि सार्वत्रिक समुच्चय में हो और इसमें ना हो, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये खाली रह जाएगा, तो ये रिक्त समुच्चय बन के आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? यस भैया। करेक्ट। अब ये तो हो गया आपका जो आपके बाएं हाथ की तरफ था। अब इसका दाएं हाथ वाला भी निकालते हैं, राइट हैंड साइड, दाएं हाथ वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए का जो पूरक होगा वो होगा क्या बताइए? ए ये है और सार्वत्रिक समुच्चय में ये है, तो ए का पूरक क्या होगा? आप बोलोगे 1 2 6 होगा। 1 2 बी का पूरक क्या होगा? 3 4 5। 3 4 5। अब ए के पूरक और बी के पूरक में क्या उभयनिष्ठ है? तो आप बोलोगे कुछ नहीं है, खाली खाली कुछ नहीं। यस भैया। बराबर हो गया, दोनों चीज सेम हो गया कि नहीं हो गया? करेक्ट, बराबर हो गया। तो एक्चुअली आपने एक ऐसा एग्जांपल लिया था जिसमें नहीं था आपको। और अगर भैया अगर मतलब सेम होता भी अगर ए और बी में मतलब सेम तो आता। अच्छा मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 6 मान लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा ए और बी का ऐसा मानने से कुछ गड़बड़ तो होगा नहीं क्योंकि दोनों का सम्मिलन सर्वनिष्ठ के अंदर ही आता है। सर्वनिष्ठ से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए और सर्वनिष्ठ के सारे अवयवों को कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस्तेमाल मत कीजिए, पर ऐसा बाहर वाला कोई नहीं होना चाहिए। जैसे 7 नहीं लिख सकते आप, ठीक है। आप चाहे तो 4 को ड्रॉप कर सकते हैं, ये ठीक है, ये चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। सर्वनिष्ठ के बाहर नहीं जाना चाहिए आपको, समझ में आ रहा है? सर्वनिष्ठ से कम हो सकता है दोनों का सम्मिलन, सर्वनिष्ठ से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कोई भी ऐसा अवयव नहीं हो कि आपके ए और बी के सम्मिलन में हो और सर्वनिष्ठ में ना हो। सर्वनिष्ठ बेसिकली आप कह सकते हैं कि जैसे ए को समझ लीजिए कि एक राज्य है, भारत का एक राज्य है। जैसे मान लीजिए यूपी है, बी बिहार है और ई भारत है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी और बिहार ही मिला के पूरा भारत है, ऐसा नहीं कहना है। यूपी और भारत के यूपी और बिहार के अलावा भी बहुत सारे राज्य हैं,
पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपी और बिहार के लोगों को आप मिलाएं तो भारत की जनसंख्या से ज्यादा हो जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें जरा हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि सही बैठ रहा है क्या मुर्गन के नियम, मुर्गन नहीं मॉर्गन के नियम। तो ए और बी का जो इसमें सम्मिलन होगा वो क्या होगा, जल्दी बताइए। 1 2 3 5 6, ठीक है। और ए यूनियन बी का पूरक क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे सिर्फ 4 होगा, क्योंकि 4 ही तो ऐसा है जो कि सार्वत्रिक में है और इसमें नहीं है ना। चलिए अब उस हिसाब से मैं आपको ए पूरक और बी पूरक का सर्वनिष्ठ करके निकालता हूं। तो ए पूरक सबसे पहले लिख देते हैं, एक एक करके करते हैं वरना हम लोग गड़बड़ कर सकते हैं। हाँ, तो ए के पूरक में क्या होगा, आया कहाँ से? हाँ वो 4 आया कहाँ से? हम ये तो 4 किसी हाँ ये 4 आया कहाँ से, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब भी हम लोग पूरक लिखते हैं ना, तो पूरक में हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय का अवयव बच गया है। बच गया। हाँ, अच्छा यस। तो इसमें तो 1 2 3 4 5 6 था, इसमें 1 2 3 5 6 हो गया, मतलब 4 छूट रहा है, तो 4 आपके पूरक में आएगा। पूरक मतलब उसको सार्वत्रिक समुच्चय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वो पूरक बन गया उसका पूरा पर कर। हमने ए बी में तो नहीं लिखा सर, ए बी में से किसी एक में। हाँ नहीं है, कोई बात नहीं, पूरक तो बाहर भी हो सकता है ना, ऐसे नहीं हो सकता क्या। देखिए मैं आपको वेन के आरेख से दर्शाता हूँ। 2 समुच्चय मैंने बना लिए अंदर में, एक के अंदर है 3 5 6, यहाँ पे है 1 2 और 4 बाहर है। अच्छा है ना। तो अगर आप कहोगे ए और बी का यूनियन का पूरक, मतलब ए और बी का यूनियन के बाहर देखिए, मतलब यहाँ देखिए, कहने का मतलब है यहाँ में आपको बस 4 ही घिरा पाएगा, 4 के अलावा कोई नहीं घिरा रहा है। पूरक मतलब कि उसको छोड़ के बाहर देखिए, जहां तक आपका सार्वत्रिक समुच्चय आपको जाने की इजाजत देता है। समझ में आया? यस सर। यस ठीक है, ए का पूरक बताइए यहाँ पे फटाक से। मतलब ए के बाहर जहां तक आपको सार्वत्रिक समुच्चय जाने की इजाजत देता है, तो आप बोलेंगे कि ए के बाहर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो नहीं होगा, 3 तो ए में भी है, 4 हो सकता है। 4 हो सकता है। 4 है। बहुत अच्छा। बी का पूरक बताइए। बी का है 4 3 4 4 है, 5 3 5 5 5। अब दोनों का सर्वनिष्ठ बताइए। सर्वनिष्ठ 4 4। 4 यार यही तो उत्तर आया था जी हमारा, बराबर है। बराबर आ गया यहाँ पर, ये भी बराबर है। यस। मतलब जो सिद्धांत वो दे के गए थे, जो नियम डी मॉर्गन दे के गए थे, वो बिल्कुल सही नियम दे के गए थे। सही है। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसको भी स्थापित कर सकते हैं, उदाहरण लेके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए और बी के सर्वनिष्ठ का जो पूरक होगा वो ए और बी के पूरक का सम्मिलन होगा। ठीक है, यस भैया। बहुत अच्छा। ये लॉ उन्होंने दिया था, नियम उन्होंने दिया था, जो कि हमारे कंप्यूटर साइंस में बहुत यूज होता है। बूलियन अलजेब्रा जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें काफी इस्तेमाल होता है इसका। आगे चल के मान लीजिए आपको कंप्यूटर साइंस में दाखिला मिला कहीं पे, तो आप कहीं ना कहीं इससे आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। ठीक है, यस। भगवान से मनाते हैं कंप्यूटर साइंस के दम बिल्कुल बढ़िया बढ़िया ब्रांच मिलेगा आप लोग को। चलिए प्रश्नावली 1.5 करते हैं फटाफट। इसके बाद बस हम लोग के व्यवहारिक प्रश्न ही बचते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फटाफट करते हैं, इसमें सारा नहीं करेंगे, कौन कौन सा करेंगे हम लोग जरा देख लेते हैं। एक में हम लोग करेंगे तीसरा और छठा। यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको यू भी से दर्शाया जाता है, या जाई, याद है इसको क्या बोलते हैं, जाई। ए और सी का सम्मिलन का, हाँ अच्छा ये सिंबल क्या है भाई, ये भी एक तरीके से हम लोग दिखाते हैं जिस पूरक को दर्शाने के 3 तरीके होते हैं, या तो उसके ऊपर डंडा खींच दीजिए, या उसके ऊपर छोटा सा सी लिख दीजिए, या उसके साइड में एक डैश मार दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये भी एक पूरक को दर्शाने का तरीका है।
तो यहाँ सवाल क्या है, जरा देखिए। सवाल है ए और सी का सम्मिलन का पूरक। ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। जरा इनको सम्मिलन करते हैं। इनका क्या होगा? ए और सी का सम्मिलन 1 1 2 2 3 3 4 5 6। 5 6। ठीक है ना? और इसका पूरक बताइए। पूरक मतलब क्या? मतलब आप वैसे अवयव ढूंढेंगे जो कि इनमें है और इनमें नहीं है। तो 1 तो दोनों में है, 2 नहीं आएगा। 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है, 6 दोनों में है। तो क्या बचा? 7 8 9। बस यही आपका उत्तर हो गया। कौन सा चल रहा है? ये पहले वाला, ये इसलिए होगा। ठीक है। क्या हो गया सुनील? भैया मैं समझ नहीं सवाल पाया था ढूंढ रहे कहाँ से हो रहे, मतलब सवाल नहीं पता था कहाँ वाला सवाल चल रहा है। तो प्रश्नावली 1.5। जी भैया मिल गए। पृष्ठ संख्या है आपका शायद कौन सा संख्या है जी? 24 पृष्ठ संख्या। हाँ ठीक है। हाँ जी भैया। अच्छा, अभी आपके दिमाग में एक और चीज आ रहा होगा। क्या इसको डी मॉर्गन के नियम से बनाया जा सकता है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए का पूरक सी का पूरक, और देखिए बीच में सम्मिलन है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। डी मॉर्गन का जो नियम है ना, वो बहुत लोग जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। तो जैसे कि ए यूनियन सी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का सर्वनिष्ठ हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो बीच में है ना वो पलट जाएगा। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। समझ में आया कि वापस से दोहराऊं उसको मैं? ठीक है, समझ गए। समझ गए? ओके ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए का पूरक सी का पूरक दोनों का सर्वनिष्ठ। ए का पूरक क्या होगा जरा देखिए, बताइए। ए का पूरक क्या होगा? 5 6 7 8 9। हमको लग रहा है कि पूरक में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ संदेह आ रहा है क्या पूरक को लेकर? यस भैया। अरे पूरक मतलब कि यू में है और ए में नहीं है, वो पूरक हो गया। जैसे हम लोग ए माइनस बी किए थे ना, ए में है बी में नहीं है। यस। पूरक मतलब कि यू में है और ए में नहीं है, ये समझ लिए कि ये हो गया आपका पूरक। यस भैया। समझ में आ गया? अब बताइए सी का पूरक बताइए, जरा देखें आप समझे कि नहीं। सी का पूरक बताइए। सी का सी का पूरक 4 5 ये तो कोई एक नहीं। 8 और 9 8 और 9। सी का पूरक नहीं नहीं, देखिए अच्छे से देखिए। सी का पूरक 8 9 तो है ही है, 7 भी है, एक और भी है। हाँ 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 7 एक है, यस भैया। 2 है, 7 है, 8 है, 9। 8 है 9 है। हाँ 1 2 के साथ भी उसको पहला व्यवहार कर रहे हैं जी आप लोग। ठीक है। अब दोनों का सर्वनिष्ठ बताइए क्या होगा? 7 8 9। यस भैया। ये तो उत्तर आया था हम लोग का जब हम लोग ओरिजिनल तरीका से किए थे, मतलब इसका बिना डी मॉर्गन का नियम लगाए हुए किए थे। यही तो उत्तर आया था। कौन सा वाला चल रहा है? हाँ भैया। हाँ, तो कोई भी तरीके से कीजिए, आपका नियम बदलेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, बहुत बहुत सही सही चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा। इसको देखिए, सबसे पहले तो बी और सी का अंतर बता दीजिए हमको, जरा देखें आप लोग के दिमाग में है कि नहीं। बी और सी का अंतर। बी और सी का, बी और सी का, रुको भैया, बी और सी का। यहाँ देखिए बी रखा हुआ है, यहाँ सी रखा हुआ है। बी और सी का अंतर बता दीजिए जरा। 2 ही 2 है। भैया नहीं, एफ और ए 2 3 नहीं भैया 3 3 है, 2 फिर 3 5 6। देखिए देखिए, हाँ यहाँ नीचे वाले सवाल में तो नहीं क्यों? यहाँ इसको देखो, इसको देखो, इसको यहाँ बी ये माइनस सी बस बताइए हमको। अच्छा पूरक को छोड़िए, अभी पूरक को बाद में देख लेंगे, पहले बी माइनस सी बताइए। बी माइनस सी, फिर से परिभाषा को दोहराइए दिमाग में।
बी में हो सी में ना हो। बी हो सी में ना हो। बी दो में हो दो 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 तो दो है और 4 आएगा, 4 आएगा आठ नहीं, आठ 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 क्या आएगा नहीं, 8 आएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 8 हाँ, तो बी माइनस सी बता दिया आपने। चलिए अब बी माइनस सी का पूरक बताइए। मतलब इसमें है, सॉरी इसमें है और इसमें नहीं है, यू में है और बी माइनस सी में नहीं है, वही तो बी माइनस सी का पूरक होगा। मतलब बी माइनस सी का पूरक मतलब बी माइनस सी को छोड़कर जितने भी अवयव हैं वो बता दीजिए। तो आप बोलेंगे क्या है, 1 3 4 5 6 7 9, 8 मत बोलिएगा, 8 यहाँ पे है, ठीक है है ना। ये समझ में आ गया पूरक वाला। फिर से हाँ बताएं, भैया। फिर से बताएं। यस भैया। हाँ ठीक है, फिर से बताते हैं, कोई बात नहीं। बी माइनस सी पहले देखिए, फिर से अपने दिमाग में दोहराइए परिभाषा को। बी माइनस सी मतलब बी में हो सी में ना हो। तो बी में है सी में ना हो मतलब 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। 5 हो सकता है। सॉरी सॉरी 8 हो सकता है। 8 हो सकता है। 8 जल्दी से 5 निकल गया, 2 और 8। और बी माइनस सी का पूरक मतलब इसमें है और बी माइनस सी में नहीं है। तो क्या क्या होगा, यस, बी एक माइनस सी में 2 और 8 है, 2 और 8 को हटा के सारा बोल दीजिए, बस सारा लिख दें, बस वही हो बस जाएगा। वही हो गया, वही हो ठीक। यस भैया। 6 जो 7 मतलब ऊपर आंसर आए तो उसको मतलब देख लें सिर्फ ध्यान से, उसको हटा दें मतलब वहां से हटा बस। दीजिए बस। यस, हाँ हाँ ठीक है। समझ। अब इस उत्तर को यहाँ पे रहने देते हैं, इसको एक और तरीके से करते हैं, मॉर्गन के, डी मॉर्गन के नियम लगा के। देखिए अब बी माइनस सी का जो पूरक है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी का पूरक, पूरे का पूरक। अब आप सोच रहे होंगे कि बी माइनस सी को ऐसे कैसे लिख दिया इन्होंने। तो आप जरा अपना पेज पलट के देखिए, जहां मैंने आपको ए माइनस बी बताया था, वहां मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए इसको पलट करके देखिए। अभी भैया नोट आप जब वीडियो डालेंगे तब बनाएंगे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वीडियो डालेंगे तो अच्छा, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। हाँ ये हुआ, यहाँ लिखा हुआ था, देखिए बोर्ड नंबर 2 पे लिखा। हाँ देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला चीज दिख रहा है। यस हाँ यहीं पे अगर हम इसको बी और इसको सी लिख दें, अगर बी और माइनस सी छोटा सा लिख दें, तो ये बी बन गया, ये सी का पूरक बन गया, है ना। अरे नाम बदली हो गया ना जी, बस ए को बी बोल रहे हैं, बी को सी बोल रहे हैं। नाम में क्या रखा है, ठीक है? नाम में कुछ नहीं रखा है। अगर मैं आपको अपने आप को शाहरुख खान बोलने लग जाऊं तो क्या मैं उसकी तरह एक्टिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। नाम तो कुछ भी रख लीजिए, सुपरमैन रख लीजिए, बैटमैन रख लीजिए तो देखिए यहाँ मेरा कहने का मकसद ये था, तात्पर्य ये था कि अगर मैं बी माइनस सी को ऐसा लिख दूं, और देखिए बहुत बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको दिमाग में रखिए कि ए है, इसको बी है, और दोनों के सर्वनिष्ठ का पूरक निकालने जा रहे हैं। तो मॉर्गन लॉ ने, मॉर्गन के नियम ने क्या कहा था कि ये हो जाएगा बी का सर्वनिष्ठ, सी के सर्वनिष्ठ का सर्वनिष्ठ, और बीच में हो जाएगा आपका सम्मिलन, है ना। सर्वनिष्ठ का सर्वनिष्ठ बेसिकली वही चीज होता है, ये बहुत दिमाग में डाल लीजिए। किसी भी चीज के सर्वनिष्ठ का सर्वनिष्ठ सी पे ही पहुंच जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि 2 बार नेगेटिव लगा दिए किसी नंबर के आगे, तो वही नंबर बन गया ना। यस ठीक है, तो इसका मतलब कि आप निकालने जा रहे हैं बी का पूरक और सी का सम्मिलन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इससे क्या यही आंसर निकल के आता है। जरा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इससे हम लोग को थोड़ा वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि भाई सही सही पढ़ रहे हैं कि नहीं हम लोग, है ना। सही हो रहा है। तो बी का पूरक बता दीजिए पहले, पूरक में ही आप लोग का थोड़ा गाड़ी फंसता है बी का पूरक बताइए, ध्यान से बताइएगा, गड़बड़ी नहीं। बी का सर। हाँ बी का पूरक, बी और ए का इसको देखिए और बी को देखिए, और बी का पूरक बता डालिए। 1
1 3 3 5 5 7 7 और 9 9 बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अब बताइए सी और इसका सम्मिलन बताइए। सी यहाँ पे है, देखिए इसका और इसका सम्मिलन बताइए जल्दी। 1 सब जोड़ डालते हैं। जोड़ डालिए, हाँ वही 1 3 सब जोड़ 4 बस 5 6 6 और 7 6 9 7 सम्मिलन, सम्मिलन, हाँ 1 यस 3 4 भी है, 5 भी है, 5 तो दोनों में है, 7 है, 6 भी है, 9 भी है। 6 भी है। ये उत्तर और ये उत्तर सेम है। अब बोलेंगे हाँ है, इसका मतलब कि ये सब जो हम लोग सीख रहे हैं बहुत सही जा रहा है, सही अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक है। यस भैया। चलिए अब समय की बर्बादी ना करते हुए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली पे। हाँ इस पे आते हैं हम लोग 3 नंबर पे। 3 नंबर में सब नहीं करेंगे, 3 नंबर में हम लोग करेंगे, चलिए कौन कौन सा करें, कौन सा करें, ये करते हैं। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फोटो को थोड़ा हटाते हैं यहाँ पे। सवाल ये है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब नेचुरल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। सही सवाल चुने हैं क्योंकि पूरक में दिक्कत हो रहा है। सर्वश्री समझो। समझदारी नहीं आई करने तो वहाँ कहीं इसका क्या मतलब होता है? पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर, है ना? यस भैया। परफेक्ट जिस स्क्वायर संख्या का मतलब 1 4 9, ठीक है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को आपको यूनिवर्सल सेट मानते हुए इनको इनके इसके पूरक लिखने हैं। तो इसमें खुद आ जाता है 1 4 9 16 25 36 49, ये सब आ जाता है। तो इसको हटाते हुए अगर आप लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे बताओ? 2 क्या क्या छूट रहा है? 2 3 2 3 5 7 7 8 10 11 12 सब लिखने की जरूरत नहीं है। यस भैया। हाँ सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस उतना लिख दिया, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसको भी कर लीजिएगा। चलिए अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक पूर्ण घन संख्या। चौथा में ये देख लेते हैं, ये तो हम लोग ने देखा ही था। ये कौन सा नियम है? डी मॉर्गन। डी मॉर्गन का नियम, है ना? यस। उन्होंने देखा था। तो डी मॉर्गन का नियम ये कह रहा है कि भैया जरा इनको उदाहरण लेते हुए इसको स्थापित कीजिए, तो जरा सत्यापित कीजिए। सत्यापित मीन वेरीफाई कीजिए। तो जल्दी से कर लेते हैं समय सीमा को देखते हुए। ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या होगा, फटाफट बता दीजिए। ए और बी का सर्वनिष्ठ बता दीजिए। क्या है? 2 है, ये 2 4 6 खाली 2 है ना? हाँ 2 ही 2 कॉमन है बस। बस कॉमन है तो लिखना है, उसके अलावा ठीक है। अब इसका जो हमें पूरक बनाना है, डैश का मतलब पूरक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई गड़बड़ अंतर नहीं। तो बताइए 2 को छोड़कर अगर आप सारे अवयव यहाँ लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? तो आप बोलेंगे भैया 1 3 4 3 5 6 7 8 9। खट लिख दिया हम लोग। चलिए अब देखते हैं, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, बाएं हाथ का जो संक्रिया था वो हम लोगों ने यहाँ कर दिया। अब दाएं हाथ पर संक्रिया करके देखते हैं। सबसे पहले ए का पूरक बता दीजिए हमको। तो यहाँ हमें ए के पूरक और बी के पूरक की जरूरत पड़ेगी, तो ए का पूरक बताइए। 1 3 5 5 8 तो है यहाँ पे। 7 7
9। हाँ, पी का पूरक बता दीजिए। 1 1 4 4 6 6 7 8 9। 7 नहीं होगा, 7 है इसमें। अरे हाँ 7 है 7 है। ठीक है, अब 8 9। इन दोनों का जरा सम्मिलन बता दीजिए। ए और ए पूरक और बी पूरक का सम्मिलन बता दीजिए। 1 3 4 5 6 7 8 9। क्या यही चीज हमें बाएं हाथ पे भी मिला था? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हाँ। हाँ सही है, मतलब ये बिल्कुल सत्यापित करता है इस चीज को, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये तो भैया डी मॉर्गन का नियम ही है। ठीक है, तो इस सवाल के माध्यम से रचयिता ये चाहता है कि हम डी मॉर्गन के नियम को अच्छे से समझ लें। ठीक है, ये भी डी मॉर्गन का ही नियम है। ठीक है, अब इस अध्याय में जो भी इस प्रश्नावली में जो भी सवाल बचे हैं इसको आप एक बार खुद से कर लीजिएगा। इसको कर ले क्या फटाफट, लास्ट वाला 7th वाला। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का सम्मिलन क्या होगा? फटाफट बताइए, फटाफट दिमाग में फोटो बना लीजिए। ए और ए के पूरक का सम्मिलन ही कर देंगे तो क्या बन जाएगा? है किधर? सब कुछ बन जाएगा भाई, ये तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। देखिए यहाँ समझिए, ए मान लीजिए ये था, ए का पूरक मतलब ए के बाहर, एक का एक के अंदर। अब इन दोनों का अगर यूनियन कर दीजिएगा तो पूरा सार्वत्रिक समुच्चय ही बन के आ गया ना आपके पास। ठीक है, अब ये बताइए, रिक्त समुच्चय का पूरक और एक का सर्वनिष्ठ क्या होगा? रिक्त समुच्चय मतलब कुछ भी नहीं, उसका पूरक मतलब सब कुछ का एक के साथ सर्वनिष्ठ क्या होगा? मतलब भारत का यूपी के साथ सर्वनिष्ठ क्या होगा? भारतीय यूपी होगा ना। भारत हाँ, ऐसा मान लीजिए, बहुत गंदा फोटो बनाया है, यूपी मान लीजिए, यहाँ पे भारत और यूपी का सर्वनिष्ठ यही एरिया होगा जो यूपी के अंदर। ठीक है, यही होगा। अच्छा, ए और ए का पूरक का सर्वनिष्ठ क्या होगा? तो होगा वही जो पहले वाला होगा। ए और ए के बाहर, ए और ए के बाहर में कोई उभयनिष्ठ आता है क्या? हो ही नहीं सकता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकल के आएगा। जैसे कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पूरा करते हैं, दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है। अब ये बोलिएगा हाथ कॉमन है, आंख कॉमन है, वो तो ठीक है, समझ आता है, बट दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो ए अंदर है, ए के बाहर वाला ए का पूरक हो गया, दोनों के बीच में कोई कॉमन है? नहीं है। नहीं। यूपी के बाहर और यूपी के अंदर कोई चीज कॉमन है? नहीं है। अब बोल सकते हैं बॉर्डर है, बट बॉर्डर एक तरफ आप मान लीजिए। ठीक है, रिक्त समुच्चय। ये बताइए, लास्ट वाला यूनिवर्सल सेट का ही पूरक। यूनिवर्सल सेट तो अपने आप में भारत है, उसका पूरक क्या हो सकता है? मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ये हो गया आपका रिक्त का ए के साथ सर्वनिष्ठ। जब रिक्त में कुछ नहीं है तो किसी के साथ क्या उभयनिष्ठ करेगा? तो आंसर इसका रिक्त। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे मेरे को समझ में आ रही है कि आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यूनिवर्सल सेट का जो पूरक है वो रिक्त होता है, रिक्त का जो पूरक है वो यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक होता है। ठीक है, अगला जो कक्षा होगा हमारा, उसमें इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या व्यवहारिक प्रश्न बन के आते हैं। इसके लिए आप थोड़ा वेन के आरेखों का पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। यस भैया। चलिए इसी के साथ सभा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे बुधवार को।
बाय भैया। बाय भैया, थैंक यू सो मच। हैप्पी दीपावली भैया। थैंक यू, हैप्पी दिवाली आप लोगों को। हैप्पी दिवाली भैया। पटाखे मत फोड़िएगा, बस मिठाई खाइए। कल नहीं फोड़े थे। हाँ, पटाखा मत फोड़िए, पर्यावरण का ख्याल रखिए थोड़ा बहुत, ठीक है। यस भैया। बाय भैया। बाय भैया। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय, Night. गुड नाइट।